हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 21 नवंबर 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर सेशन पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का बैच है जो 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है ये अभी भी चल रहा है और इसमें अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो अभी भी कुछ सीट्स जो हैं वो बाकी हैं। जो सेशंस हो चुके हैं या जो क्लासेस हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, तो वो कोई इशू नहीं है। और बाकी हमारी डेली लाइव क्लास जो है वो मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर होती है। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी अदर डिटेल्स जो हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और चाहें तो वहाँ से एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी इस कोर्स को लेकर होती है, जो कि हम सिर्फ 999 में कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, दैट इज़ 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है, किसी भी तरीके की मदद आपको होती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी फाइनेंशियली और इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को मिलेगा। किस तरीके से कि ये जो सेशंस है वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं करेंगे और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिल रही है तो आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कल मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 30 सालों में अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखा गया है और इसको लेकर जो दोनों अलायंसेज हैं, दैट इज़ महायुति और महा विकास अघाड़ी, ये दोनों अलायंसेस का कहना है कि ये विक्ट्री साइन है, मतलब ये उनके लिए अच्छा है कि इससे वो जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात की गई है 23 तारीख को, यानी कि परसों के दिन इस इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे। सो देन वी विल कम टू नो कि किसकी यहाँ पर सरकार बन रही है महाराष्ट्र में और झारखंड में। इसके बाद यहाँ पर दिल्ली का आपको पता है कि जो AQI लेवल है, यानी कि जो पॉल्यूशन लेवल है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा सीवियर बना हुआ है। तो इसको लेकर यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने अनाउंस किया है कि 50% वर्क फ्रॉम होम होगा, यानी कि 50% लोग जो है वो अपने घरों से काम करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर को भी ये बोला गया है कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करें और कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम ज़रूर दें। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो स्कूल्स हैं उनको भी अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसको बंद करने के लिए कहा गया है और क्लासेस जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पर चलेंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर दैट इज़ डोंग जुन से मिलते हैं लाओस के वियेंशियन में। और यहाँ पर ये बात हुई है कि दोनों देश यहाँ पर फिर से डीएस्केलेशन को लेकर आगे विचार कर रहे हैं और कोऑपरेशन के ऊपर यहाँ पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। और दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं, यानी कि भारत और चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं, खासकर जो बॉर्डर इशू को लेकर, जो सीमा विवाद को लेकर जो रिश्ते में खटास आई है या जो रिश्ते खराब हुए हैं, उनको यहाँ पर बेहतर करने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर बीच में एज सच कोई खास आर्टिकल नहीं है विच इज़ टू बी कवर्ड। मैं सीधे आपको एक्सप्लेन पेज पर लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बीच में कोई खास आर्टिकल नहीं है, नॉट इवन इन योर एडिटोरियल और आइडियाज़ पेज। मैं सीधे आपको एक्सप्लेन पेज पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो उनकी हम लोग बात करेंगे। वो 3 आर्टिकल्स हैं, एक तो ये है, ठीक है, व्हाट टू नो अबाउट द इंडोर एयर क्वालिटी एंड प्यूरिफिकेशन। इंडोर एयर क्वालिटी और जो प्यूरिफिकेशन होता है, जो एयर प्यूरिफिकेशन है, एयर प्यूरिफायर्स यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात होगी इंडिया के जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको लेकर, यानी कि ऐसे प्रिजनर्स, ऐसे कैदी जिनके ऊपर केस चल रहा है, केस का फैसला नहीं आया है, अंडर ट्रायल है, उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर एक रशिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जिसको वहाँ के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने अभी अपडेट किया है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे आज के 3 आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस रखेंगे। तो एक एक करके इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको भी पता है कि प्रीलिम्स जो है वो पहला स्टेप है, और प्रीलिम्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ओनली यू कैन अपीयर फॉर मेंस, एंड अगर मेंस क्लियर होता है तो देन इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की तैयारी आप लोग जो कर रहे हैं, उस तैयारी को एसेस करने के लिए, उसको जांचने के लिए कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस जिस जो आप पढ़ रहे हैं उससे, बिकॉज अल्टीमेटली इन द एग्ज़ाम यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, यू हैव टू अप्लाई योर इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर की है बुक्स वगैरह से, नोट से, कहीं से भी कोर्सेज से, उसको अप्लाई करना है इन द क्वेश्चंस। तो क्या आप उस चीज़ को जो पढ़ रहे हैं आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को एसेस करने के लिए हम इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट तीनों ही चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं ओनली एट 849 रुपीज़। टोटल 91 टेस्ट यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, तो आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। और एक टेस्ट सीरीज़ हमारे पास सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की भी है, जो आपको 699 में मिल जाती है। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको ओनली एट 449 में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहते हैं, जिसमें 16 महीने का करंट अफेयर्स, जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स आपको टेस्ट के फॉर्म में मिलता है ओनली एट 299। और अगर आप सिर्फ सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको 249 में मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो हमारे वेबसाइट में और ऐप में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और अगर किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर आपके मन में कोई क्वेरी या कोई डाउट होता है तो अगेन यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, उसको विद इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग उन 3 आर्टिकल्स के ऊपर नज़र डालते हैं और उनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है जो बात कर रहा है कि व्हाट टू नो अबाउट द इंडोर एयर क्वालिटी एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह लिखा है कि आजकल ऐसे लोग जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि जिनके पास कुछ स्पेशल अधिकार हैं, ठीक है, या जिनको कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं, है ना। प्रिविलेज का मतलब यही होता है लेमैन टर्म्स में। तो इसमें यह कहा गया है कि जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं हम में से मतलब जो आम जन हैं, उनमें से जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं वो अपने ज़्यादातर समय दिन का इंडोर्स में बिताते हैं, चाहे वो ऑफिसेज में हो, चाहे घरों में हो, चाहे जिम्स में हो, है ना, या फिर एयर कंडीशन व्हीकल्स में हो, जहाँ पर एयर क्वालिटी को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। अब आउटडोर एक्सपोजर इज टिपिकली लिमिटेड टू कम्यूट्स और एरांड्स। ठीक है, आउटडोर ऐसे लोगों का जो आउटडोर एक्सपोजर है वो सिर्फ कभी जैसे कहीं कुछ चीज़ आपको लेने जाना है ना, या इस तरीके का कोई काम आपका पड़ गया तो आपको बाहर जाना पड़ता है, उसके दौरान भी आप N95 मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही एक रिलायबल तरीका है एक्सपोजर टू हार्मफुल पॉल्यूटेंट से बचने के लिए। ठीक है, ताकि हार्मफुल पॉल्यूटेंट से आपका ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, आप उससे बच सकें, तो यही एकमात्र तरीका है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए आउटडोर एयर जो है वो अनअवॉइडेबल है, यानी कि वो चाह कर भी घरों में नहीं रह सकते। जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, ठीक है, जो रेहड़ी लगाते हैं, जो ठेला वगैरह लगाते हैं किसी भी चीज़ का, फल का, सब्जी का या किसी भी और चीज़ का, तो वो तो घर में नहीं बैठ सकते, है ना, उनको तो बाहर निकलना ही है, मजबूरी है। इसके बाद जो डिलीवरी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो किसी भी तरीके के सामान की डिलीवरी करते हैं, चाहे वो आपके ये होता है जैसे कुरियर्स वाले हैं, ठीक है, कुरियर वाले आपके डिलीवरी करते हैं, या फिर आपके जो ये फूड डिलीवरी होती है, स्विगी, जोमेटो, ये सब, है ना, या फिर जो आजकल वो चल रहा है फास्ट फॉरवर्ड वाला 10 मिनट में, है ना, उसमें जितने भी चीज़ें आती हैं, इंस्टामार्ट और ये जेप्टो, ये सब, है ना, या फिर ब्लिंकिट, जो भी है मतलब, है ना, इस तरीके के लोगों को बाहर घूमना पड़ता है, मजबूरी है उनकी, बाहर रहना पड़ता है। फिर चाहे लेबरर्स हों, जो मज़दूर हैं, ठीक है, उनको भी बाहर रहना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो अनसील्ड घरों में रह रहे हैं, मतलब जिनके घर जो हैं आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या हैं, पक्के घर नहीं हैं, ठीक है, अनसील्ड होम्स में जो लोग रह रहे हैं, वो किस तरीके की प्रॉब्लम को झेलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू पॉल्यूशन, यानी कि उनको एक्सपोजर का जो पॉल्यूशन का एक्सपोजर है वो लंबे समय तक बियर करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। दे लैक द रिसोर्सेज टू क्रिएट क्लीनर एयर बबल्स फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, उनके पास इतने रिसोर्सेज या संसाधन नहीं है कि वो खुद के लिए क्लीन एयर जो है वो क्रिएट कर सकें
और इसीलिए डिसप्रपोर्शनेटली हायर बर्डन ऑफ पॉल्यूशन वो बियर करते हैं। यानी कि प्रदूषण का जो ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि प्रदूषण का जो ज़्यादा असर है वो ऐसे लोगों के ऊपर होता है। अब इम्प्रूविंग इंडोर एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात ये कर रहे हैं। इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना शुरू होता है PM 2.5 के एक्सपोजर को मैनेज करने से, ठीक है, क्योंकि PM 2.5 एक ऐसा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जो विच इज़ ऑफ कंसर्न, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले PM 2.5 को मैनेज करना है, उसके लेवल को। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया में और सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री PM 2.5 का जो लेवल है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ लिमिट से ज़्यादा है, और वो भी पूरे साल, ऑलमोस्ट ईयर राउंड, मेकिंग इंडोर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट असेंशियल फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इंडोर एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट जो है वो असेंशियल हो जाता है, बिकॉज PM 2.5 का लेवल तो हमारे देश के ज़्यादातर शहरों में और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ही रहता है, ठीक है, जो WHO का लेवल है उससे, और वो भी पूरे साल भर। अब इसमें पहला जो स्टेप होता है इंडोर एयर प्योरिफिकेशन का, वो क्या होता है कि लिमिट द एंट्री ऑफ आउटडोर पॉल्यूटेंट। सबसे पहले तो क्या करना है कि जो आउटडोर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको घरों में या उनको जो भी इंडोर स्पेसेस हैं वहाँ पर एंटर करने से रोकना है, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, विंडोज़ और डोर्स को जो है वो क्लोज रखा जाता है, ठीक है, ताकि पॉल्यूटेड एयर जो है वो अंदर ना आ सके, है ना। खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से बंद किए जाते हैं, और साथ ही साथ खिड़की दरवाज़ों में जो गैप्स होते हैं उनको सील कर दिया जाता है, ठीक है। वेंट्स में जो गैप्स होते हैं उनको सील कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके की एयर लीक ना हो। अब उसके बाद एयर प्यूरीफायर यूज़ किया जाता है, और एयर प्यूरीफायर को यूज़ करना स्पेशली ऐसे जगहों पर जैसे बेडरूम्स वगैरह है जहाँ पर आपका ज़्यादा समय लोगों का घरों में बीतता है, तो वहाँ पर दैट इज़ अ की टू रिड्यूसिंग द एक्सपोजर। तो उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे फिर आपका जो पॉल्यूटेंट्स एक्सपोजर है वो कम हो जाता है। लिमिटिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर द प्यूरीफायर नीड्स टू क्लीन बाय क्लोजिंग डोर टू अदर रूम्स फर्दर एनहेंसेस एफिशिएंसी। और जो एयर प्यूरीफायर है उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है, अगर आप मान लीजिए एक कमरे में आपने एयर प्यूरीफायर लगाया हुआ है तो उसका आप अगर दरवाज़ा बंद कर दें तो उससे क्या होगा कि एयर प्यूरीफायर को जितनी हवा प्यूरीफाई करनी है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसको सिर्फ उतनी ही हवा प्यूरीफाई करनी है जितनी एक पर्टिकुलर रूम में। अगर मान लीजिए आपने एक कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाया है और दरवाजे सारे कमरों के खुले हैं तो फिर तो एयर मिक्स हो जाएगी, और एयर प्यूरीफायर को ज़्यादा एयर जो है वो प्यूरीफाई करनी होगी, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाया है, आप उसके सारे खिड़की दरवाजे जो हैं वो बंद कर दें, ठीक है, आउटडोर वाले तो बंद कर ही दें जो बाहर की तरफ को एक्सपोज है, और ख़ासकर जो दूसरे कमरे का दरवाज़ा अगर कहीं खुल रहा है तो उसको भी बंद कर दें, सो दैट कि एयर प्यूरीफायर को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर प्यूरीफाई करने को मिले, ठीक है, मतलब उसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर प्यूरीफाई करनी पड़े, सो दैट कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है द नीड फॉर एनक्लोज्ड स्पेसेस हाईलाइट्स द ऑक्सीमोरोनिक नेचर ऑफ आउटडोर प्यूरीफायर्स, ठीक है। अब ये जो एनक्लोज्ड स्पेसेस की ज़रूरत है एयर प्यूरीफायर्स के लिए, वो ऑक्सीमोरोनिक नेचर ऑफ आउटडोर प्यूरीफायर्स को हाईलाइट करती है। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है वही, मतलब एक तरीके से पैराडॉक्स कह सकते हैं, विरोधाभास कह सकते हैं। जो स्मोक टावर्स वगैरह बाहर लगाए जाते हैं ये उनकी तरफ हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। स्मोक टावर जो लगाए जाते हैं ना वो मीनिंगफुली एयर पोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऑब्वियस सी बात है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ आउटडोर एयर जो है वो प्यूरीफाई करनी है, बट हाउ विल दे डू इट, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे दिल्ली में आप अगर रहते हैं या आप कभी देखे हैं आपने या सुना है, तो दिल्ली में कई सारी जगह इस तरीके के स्मोक टावर जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक इमेज भी दी गई है, देखो दिल्ली के आनंद विहार में जो स्मोक टावर लगाया गया 2021 की ये स्पेस है। अब उसमें वही बात बताई, मतलब 2021 की ये इमेज है, लेकिन उसमें यही बताया गया है कि अब ये जो एयर प्यूरीफायर है ये अपने आसपास की कितनी हवा को प्यूरीफाई करेगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए अपने आसपास की कुछ हवा को प्यूरीफाई करता भी है तो फिर ये तो आउटडोर स्पेस में है, तो बाकी हवा इससे फिर मिल जाएगी, है ना। तो इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इसको प्यूरीफाई करनी होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। आई होप समझ पा रहे हैं। तो इसी वजह से लिखा है कि ये किसी भी तरीके से पॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते, है ना।
इसके बाद आगे लिखा है कि इवन इंडोर प्यूरिफिकेशन हैज़ limitations for those living in unsealed homes where outdoor pollutants infiltrate easily। जो अनसील्ड होम्स में लोग रहते हैं वहाँ पर भी एयर प्योरीफायर का यूज़ नहीं किया जा सकता, उसका भी यूज़ जो है वहाँ पर लिमिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आउटडोर पॉल्यूटेंट जो है वो आसानी से अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उनको ब्लॉक करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है ना। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं इंडोर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन की। इंडोर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन मतलब जो इंडोर पॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आउटडोर एयर पॉल्यूशन जो है दैट डोमिनेट्स डिस्कशंस, मतलब जो भी डिस्कशंस होते हैं एयर पॉल्यूशन को लेकर वो जनरली आउटडोर एयर पॉल्यूशन की बात होती है। लेकिन इंडोर सोर्सेज जो हैं वो भी सिग्निफिकेंटली एयर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कुकिंग की जाती है, मतलब घरों में अगर खाना बनाया जाता है सॉलिड फ्यूल्स का यूज़ करके, ठीक है, सॉलिड फ्यूल्स मतलब जैसे आपका कोयले का इस्तेमाल कोई कर रहा है या लकड़ी का कोई इस्तेमाल कर रहा है ना, या जैसे आपने, अब तो खैर नहीं जनरली, लेकिन पहले ऐसा होता था कि गाँवों में या जो रूरल एरियाज़ होते थे वहाँ पर काऊ डंग का भी इस्तेमाल होता था एज अ फ्यूल, ठीक है ना। जो काऊ डंग होता है उसका भी इस्तेमाल होता था, गाय के गोबर के उपले बनाते थे। आप में से शायद कुछ लोग अगर विलेज एरियाज़ को बिलोंग करते हैं या कभी वहाँ गए हैं तो आपने देखा होगा, ठीक है, गाय के गोबर के वो उपले से बनाते हैं और उनका भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल वही हो गया। तो अगर इस तरीके के सॉलिड फ्यूल से खाना बनाया जाता है तो ये फाइन पर्टिकुलेट मैटर रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी हार्मफुल गैसेज रिलीज करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि घरों में एक ऐसा एरिया या एक ऐसी स्पेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है दैट इज़ किचन्स। वो घरों का जो रसोई घर है, जो किचन है जहाँ पर खाना बनता है, वो सबसे ज़्यादा एरिया ऐसा है जहाँ पर एयर पोल्यूशन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और आजकल के जो घर हैं, जो मतलब मॉडर्न हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पर मॉडर्न स्टोव्स वगैरह लगे हुए हैं, है ना, वहाँ पर भी पुअर वेंटिलेशन जो है उसकी वजह से हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स बिल्डअप हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि जो ये इंडोर एयर पोल्यूशन का बर्डन है, यानी कि जो इसको ज़्यादा झेलता है, वो बर्डन भी जेंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंच्ड पेट्रियार्की इंश्योर्स इट इज़ द वुमेन हु टिपिकली स्पेंड मोर टाइम इन द किचन। क्योंकि जनरली घरों में क्या होता है कि जो विमेन है, जो महिलाएं हैं, वही घरों में जो किचन है उसमें ज़्यादा समय बिताती है, ठीक है, क्योंकि पेट्रियार्की है हमारे देश में, है ना। आदमी जनरली, आपने मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, अपवाद तो हर जगह होते हैं, बट जनरली आपने देखा होगा कि जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो घरों में खाना वही बनाती हैं, है ना। आदमियों को तो आपने घरों में खाना बनाते हुए बहुत कम देखा होगा। तो इसीलिए अब किचन में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है घर के अंदर, तो इसलिए महिलाओं को इस पॉल्यूशन का जो बर्डन है वो ज़्यादा बियर करना पड़ता है, ठीक है। एंड हु आर देयर फॉर डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड, वही मैंने आपको बताया। बर्निंग इंसेंस और कैंडल्स फर्दर वर्सन्स एयर इंडोर क्वालिटी बाय रिलीजिंग फाइन पार्टिकल्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप घरों के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं अगरबत्ती, और कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती जलाते हैं, तो इससे भी जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो ख़राब होती है, ठीक है, क्योंकि इससे भी फाइन पार्टिकल्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिलीज होते हैं। अब एयर पोल्यूशन को मेजर करने की ये बात कर रहे हैं। देखिए, कई सारी बिल्डिंग्स, वर्क प्लेसेज और जिम्स जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, लेकिन ये क्लेम्स जो हैं अनवेरीफाइबल है, ठीक है, इनको कोई वेरीफाई नहीं करता। अगर इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो नहीं रही है तो कोई इनको वेरीफाई करता नहीं, ठीक है। लो कॉस्ट एयर क्वालिटी के सेंसर्स का इस्तेमाल करके जो PM 2.5 लेवल को मेजर किया जाता है इंडोर्स में, वो हेल्प कर सकता है टू असेस वेदर एडिशनल फिल्ट्रेशन इज़ नीडेड। तो उससे अगर आप उसको चेक करें तो पता लग सकता है कि क्या और ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने की, एडिशनल फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। अब ऐसे घर जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, पर्टिकुलरली ऐसे रीजन्स में नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर एयर, आउटडोर एयर कंसिस्टेंटली ख़राब है, पुअर है, वहाँ पर एयर प्यूरीफायर के ऊपर इन्वेस्ट करना ऑलमोस्ट या ऑलवेज नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवन व्हेन द एयर अपीयर्स क्लियर, ठीक है, जब भी आपको हवा साफ अगर भले ही दिख रही हो, रिलाइंग ऑन विजिबिलिटी और मीडिया रिपोर्ट्स एज इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन कैन बी मिसलीडिंग। तो आपको जब अगर हवा मान लीजिए साफ दिख रही है और आप विजिबिलिटी के ऊपर, आपको लग रहा है कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक है, या मीडिया रिपोर्ट के ऊपर अगर आप रिलाई कर रहे हैं,
तो ये चीज़ें जो है वो मिसलीड कर सकती हैं आपको। चेकिंग डेटा फ्रॉम नियर बाई एयर क्वालिटी मॉनिटर्स प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर। आप अपने आसपास अगर कहीं एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, उनको अगर उनके डेटा को चेक कर रहे हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आपको मतलब चीज़ें बताएगा और रीइंफोर्स करेगा द नीड फॉर इंडोर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आपको इंडोर एयर क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है या कितना मैनेज करना है या मैनेज करना है नहीं करना है, इस बात को ये रीइंफोर्स करेगा। अब व्हाट टू नो अबाउट द प्यूरीफायर्स। अब ये जो प्यूरीफायर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। एयर प्यूरीफायर एक एसेंशियली एक फ़ैन होता है और उस फैन के साथ एक HEPA होता है, दैट इज़ हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है, हैपा फिल्टर। इसका काम होता है कि ये फाइन जो पार्टिकल्स हैं, जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं लाइक PM2.5, उनको ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है। आज के डेट के जो मॉडर्न प्यूरीफायर्स हैं उनमें सेंसर्स भी लगे होते हैं जो ऑटोमेटिकली फ़ैन की स्पीड को एयर क्वालिटी के आधार पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उससे उनकी एफिशिएंसी जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। फॉर दोज ऑन अ बजट अ DIY प्यूरीफायर कैन बी मेड यूजिंग अ HEPA फिल्टर एंड अ फैन। और अगर आप मान लीजिए एक बजट एयर प्यूरीफायर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप DIY भी कर सकते हैं। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। आप खुद से एक प्यूरीफायर बना सकते हैं, एक हैपा फिल्टर ले लीजिए, एक फ़ैन ले लीजिए और उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हैपा फिल्टर जो है वो क्रिटिकल हैं फॉर ट्रैपिंग PM2.5, जबकि जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स हैं हालांकि वो पर्टिकुलर मैटर्स के लिए एसेंशियल लोन नहीं है, वो गैशियस पॉल्यूटेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मेट्रिक है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्लीन एयर डिलीवरी रेट, जो ये इंडिकेट करता है कि हाउ क्विकली अ प्यूरीफायर कैन फिल्टर एयर इन अ गिवन स्पेस, कि कितनी जल्दी किसी गिवन स्पेस में एक एयर प्यूरीफायर हवा को कितनी जल्दी प्यूरीफाई करता है, दैट इज़ नोन एज क्लीन एयर डिलीवरी रेट। और पर्टिकुलरली जो बड़े रूम्स हैं, जो लार्जर रूम्स हैं, उनके लिए जो CADR रेटिंग्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो गिवन स्पेस में उनको ज़्यादा एयर प्यूरीफाई करनी है, तो वो कितनी तेज़ी से उस एयर को प्यूरीफाई करते हैं वो ये चीज़ बताती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ऐसे प्यूरीफायर्स को अवॉइड करना ज़रूरी है जो ओजोन जनरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओजोन जनरेट अगर कोई प्यूरीफायर कर रहा है तो उसमें आपको फ़ायदा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि ओजोन जो है वो रिलीज़ हो रही है उसमें से, है ना। हमें ये चीज़ पता है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर, उसमें जो ओजोन की परत है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो यूज़फुल है क्योंकि वो हमें हार्मफुल UV रेडिएशन से बचाती है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल की बैड ओजोन है वो इंडोर एयर क्वालिटी को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है एडिशनल पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करके थ्रू द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, किसी तरीके के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं और उससे वो एडिशनल पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसलिए वो ओजोन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कार्स की अगर हम बात करें तो कार्स में अगर आप एयर कंडीशनर को रीसर्कुलेशन मोड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज़ आपकी क्लोज्ड हैं, इससे क्या होगा कि आउटडोर एयर का जो इनटेक है वो मिनिमाइज हो जाएगा और व्हीकल के अंदर एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हाउएवर दिस आल्सो हाइलाइट्स एन आयरॉनिक रियलिटी, AC cars emits pollutants while shielding their occupants from the very air they contribute to polluting। यानी कि जो अब AC cars हैं वो pollutants emit करती हैं, ठीक है, जबकि वो अपने ऑक्यूपेंट्स को वो बचाती है। जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए तो AC चल रहा है, उनके लिए तो सेफ एनवायरनमेंट है, लेकिन बाकी वो पॉल्यूशन कर रही है, ठीक है, इट एमिट्स पॉल्यूटेंट्स एमिट कर रही है, तो बाहर के लिए वो नुकसानदायक है ना, ये बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। और AC का यूज़ लोग गाड़ियों के अंदर इसीलिए कर रहे हैं एक तो बेसिकली गर्मियों में तो इसलिए किया जाता है जनरली टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, और आजकल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो इसलिए भी किया जा रहा है सो दैट कि जो एयर क्वालिटी है उसको मैनेज किया जा सके। इसके बाद एथिकल इश्यूज़ की अगर हम बात करें एयर प्यूरिफिकेशन में, तो इसमें लिखा है कि वाइल एयर प्यूरिफायर्स एंड सिमिलर मेजर्स कैन रिड्यूस हेल्थ रिस्क फॉर दोज हु कैन अफोर्ड देम, बट दीज सॉल्यूशंस आर इनहेरेंटली इनइक्विटेबल, ठीक है। अब एयर प्यूरीफायर्स या जो इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं वो हेल्थ रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों की जो उसको अफोर्ड कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि एयर प्यूरीफायर्स वगैरह हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशंस हैं ये इनइक्विटेबल हैं। दिस सेलेक्टिव इंसुलेशन कैन ऑल्सो डिमिनिश द अर्जेंसी टू पुश फॉर सिस्टमिक चेंजेस विच अल्टीमेटली परपिचुएट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो सेलेक्टिव इंसुलेशन है
ये उस अर्जेंसी को डिमिनिश कर सकता है कि सिस्टमिक चेंजेस जो हैं वो कुछ लाने चाहिए, जो अल्टीमेटली परपिचुएट द प्रॉब्लम, और इससे जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। अब मेजर्स टू मिटिगेट एक्सपोजर आर टेम्परेरी एंड इंडिविजुअलिस्टिक, एड्रेसिंग द सिम्टम्स रादर देन द रूट कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जो एक्सपोजर को मिटिगेट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं वो टेम्परेरी हैं, कि जैसे मान लो एयर क्वालिटी बाहर ख़राब हो गई, पॉल्यूशन बढ़ गया, लोगों ने घरों में एयर प्यूरीफायर चला दिया, लेकिन वो एक तो टेम्परेरी है, सॉल्यूशन तो है नहीं कोई, है ना, टेम्परेरी मेजर है। और दूसरी बात वो इंडिविजुअलिस्टिक है, कि जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं वही उसका यूज़ कर रहे हैं। तो बल्कि ये सिम्टम्स को एड्रेस कर रहा है रादर देन जो रूट कॉज है पॉल्यूशन का, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। वर्स दे रिस्क एक्सेसरबेटिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़, और ये जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा रहा है। द सॉल्यूशन लाइज अल्टीमेटली इन इम्प्रूविंग द आउटडोर एयर क्वालिटी। सॉल्यूशन किस चीज़ में है? इंडोर एयर क्वालिटी तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, अगर बाहर की जो एयर क्वालिटी अगर वो इंप्रूव हो गई तो इंडोर एयर क्वालिटी अपने आप जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो अ टॉपिक ऑन विच मच इंक इंक्लूडिंग बाय दिस ऑथर हैज़ ऑलरेडी बीन स्पिल्ड, यानी कि ये एक ऐसा इशू है आउटडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का जिसको लेकर कई सारे लोग आज तक बात कर चुके हैं, बट अगेन वी आर नॉट एबल टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम कम्प्लीटली। हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आउटडोर एयर क्वालिटी बेटर हो गई तो वी डोंट नीड सच प्यूरीफायर्स एंड ऑल। ठीक है, फिर तो हमारे घरों के अंदर की हवा जो है वो अपने आप ही प्यूरीफाई हो जाएगी। यस और नो? समझ पा रहे हैं बात? चलिए, तो इसको आप एयर पोल्यूशन में लीजिएगा, और अच्छा टॉपिक है, इंडोर एयर पोल्यूशन को लेकर बात की गई है, तो एनवायरनमेंट में लीजिएगा, एयर पोल्यूशन में, है ना, जीएस पेपर 3 में। चलिए आगे बढ़ें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है इंडिया के अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लेकर। ठीक है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स मैंने आपको बता दिया कौन, ऐसे लोग या ऐसे कैदी जो जेलों में बंद है लेकिन उनका जो केस है दैट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड। ठीक है, मतलब दे आर स्टिल यू कैन से एक्यूज्ड, वो आरोपी हैं और आरोपी के तहत उनको जेल में बंद किया गया है, उनके ऊपर कोई केस अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, उनको कहा जाता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अब यहाँ पर देखिए, अभी ये चीज़ क्यों यहाँ पर कंटेक्स्ट में आई है, क्योंकि जो यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ट्यूसडे के दिन यहाँ पर ये कहा कि ऐसे अंडर ट्रायल्स हु हैव स्पेंड मोर देन अ थर्ड ऑफ द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस फॉर द क्राइम दे आर एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग शुड बी रिलीज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं जिन्होंने जिस आरोप के लिए उनको जेल में रखा गया है उस आरोप में जितनी मैक्सिमम सज़ा है, ठीक है, जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस है, अगर उससे एक तिहाई, ठीक है, 1/3 समय अगर किसी ने बिता लिया है जेलों में, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस 26 नवंबर से पहले रिलीज कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आरोपी है किसी ऐसे अपराध के लिए, किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें जो मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड सेंटेंस है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सजा का प्रावधान है, मान लीजिए वो 6 साल है, सपोज एग्जाम्पल, और अगर उस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है और उसने जेल में 2 साल बिता लिए हैं, ठीक है, मिनिमम 1/3, तो उसको रिहा कर देने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, शुड बी रिलीज्ड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन डे दैट इज 26 नवंबर। ठीक है, जो कि अभी 5 दिन के बाद आएगा। अब इसको लेकर यहाँ पर जो BNSS है यानी कि भारतीय न्याय, जो आपका ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने CRPC को रिप्लेस किया है, उसका जो सेक्शन 479 है वो इस बारे में क्या कहता है। ठीक है, जो कि रिलैक्स्ड बेल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, वो इस बारे में क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है, एंड व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अंडर ट्रायल्स इन इंडिया। ठीक है, अंडर ट्रायल्स की इंडिया में क्या स्थिति है, कितने अंडर ट्रायल्स हैं, उसके बारे में ये यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले BNSS के सेक्शन 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने CRPC को रिप्लेस किया है, ठीक है, उसके सेक्शन 479 की ये बात कर रहे हैं। सेक्शन 479 BNSS का जो है वो मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड, वहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि कितने समय के लिए, कितने मैक्सिमम समय के लिए कोई भी अंडर ट्रायल को डिटेन किया जा सकता है,
उसके बारे में वहाँ पर बात की गई है। उसमें ये लिखा है कि इट स्टेट्स दैट अ प्रिजनर हु इज़ नॉट एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट shall be released on bail if she has undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment is specified for that offense under that law। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी प्रिजनर, कोई भी जो व्यक्ति जेल में बंद है, कैदी जिसको आप कह सकते हैं, अगर वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंस से पनिशेबल नहीं है, अगर उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसमें जो सजा है वो डेथ है, डेथ पनिशमेंट है, ठीक है, या जो सजा का प्रावधान है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो भी एक्यूज्ड हैं, उन्होंने जो भी आरोप, मतलब जो भी अपराध किया है, जिस भी अपराध के लिए वो आरोपी हैं, एक्यूज्ड हैं, उन्होंने जितना समय, मतलब जितना उनका मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस हो सकता है, उससे अगर आधा समय जेल में बिता लिया है तो उनको रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि उनका जो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड है वो कितना हो सकता है कि जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस है उसका आधा ड्यूरेशन। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद आगे लिखा है कि ये सेम स्टैंडर्ड जो हमारा सीआरपीसी था, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, उसके सेक्शन 436 में भी ये बात, 436A में भी ये बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर बीएनएसएस में जो है वो रिलैक्स किया गया है द स्टैंडर्ड फर्दर इन केसेस कंसर्निंग द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, यानी कि जो पहली बार जिन्होंने अपराध किया है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, उनको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन और दिया गया है। और वो क्या है कि रिक्वायरिंग सच एक्यूज्ड पर्सन टू बी रिलीज्ड ऑन बेल आफ्टर दे हैव स्पेंड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल सेंटेंस इन प्रिजन। वैसे तो जनरली हाफ है, ठीक है, मैक्सिमम सेंटेंस का हाफ है, लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनके केस में इस चीज़ को थोड़ा सा और रिलैक्स किया गया है, थोड़ा सा और छूट दी गई है, और ये टाइम पीरियड कहा गया है 1/3, क्योंकि 1/3 के बाद भी उनको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें यह लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर सच प्रिजनर इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई प्रिजनर जो है या कोई पर्सन जो है वो पहली बार अपराधी है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हु हैज़ नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट, कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर पास्ट में कभी भी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, he shall be released on bond by the court if he has undergone detention for a period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for such offense under that law। ठीक है, कि अगर उन्होंने 1/3 समय भी पूरा कर लिया है तो भी उनको छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोविजन है वो क्लैरिफाई करता है कि accused shall not be released on bail by the court if there are pending investigations or trials into more than one offense और इन मल्टीपल केसेस रिलेटिंग टू द सेम पर्सन। लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ये जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको कोर्ट के द्वारा बेल में नहीं छोड़ा जाएगा, उसको जमानत नहीं मिलेगी कोर्ट से अगर उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर उसका ट्रायल जो है वो एक से ज़्यादा ऑफेंस में चल रहा है, ठीक है, या मल्टीपल केसेस में चल रहा है, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी लिखा गया है। अब टॉप कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, अगस्त के महीने में एक बेंच बैठती है जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की। उन्होंने हियरिंग्स यहाँ पर करी है ऑन द इश्यूज फेस्ड बाय द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन द केस दैट इज इन ह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजनर्स। ठीक है, इनको 1382 प्रिजन्स में इन ह्यूमन कंडीशंस जो ये प्रिजनर्स फेस करते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, उनको लेकर यहाँ पर इन्होंने सुनवाई करी है। अब यहाँ पर एक केस शुरू कैसे होता है कि यहाँ पर केस जो है वो PIL से शुरू होता है और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RC लोहती जो है यहाँ पर एक PIL लगाते हैं। इन्होंने एक लेटर सेंड किया टू द कोर्ट और जिसमें ये हाईलाइट किया कि हमारे जो प्रिजन्स हैं, जो हमारे जेल हैं, वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ हो गई है। साथ ही साथ जो प्रिजनर्स हैं उनकी अननेचुरल डेथ हो रही है और इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रेंड प्रिजन स्टाफ, की जो प्रिजन स्टाफ है उनकी भी ट्रेनिंग बहुत कम है। ठीक है, ट्रेंड प्रिजन स्टाफ की कमी है। अब 2013 के बाद से केस जो है, मतलब जो कोर्ट है, वो इस तरीके के इश्यूज़ को लेकर, मतलब जो प्रिजनर से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं उनको लेकर सुनवाई यहाँ पर कर रहा है।
अब इसमें जो सीनियर एडवोकेट और एमिकस क्यूरी यानी कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं, जिसको बेंच ने अपॉइंट किया कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, दैट इज गौरव अग्रवाल, उन्होंने अगस्त 13 को यहाँ पर ये सबमिट किया कि जो सेक्शन 479 है ऑफ द बीएनएसएस दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द अर्लीस्ट एंड इट विल हेल्प इन एड्रेसिंग द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रिजन्स। उन्होंने ये कहा कि जो बीएनएसएस का सेक्शन 479 है इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ये जो हम ओवर क्राउडिंग की समस्या की बात कर रहे हैं प्रिजन्स में वो एड्रेस हो सके। अब नोटिंग दैट द न्यू प्रोविजन वाज मोर बेनिफिशियल, द कोर्ट ऑन अगस्त 23 ऑर्डर्ड that section 479 would apply retrospectively to cases that were registered against the first time offenders even before the BNSS came into effect on July 1st 2024। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये नोट किया कि जो ये नया प्रोविजन है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसी को लेकर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जो सेक्शन 479 है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी लागू होगा, यानी कि ऐसे केसेस के ऊपर भी जो बीएनएसएस के आने से पहले, बीएनएसएस तो लागू हुआ है अभी 1 जुलाई से, है ना, इसी साल 2024 में, तो उससे पहले भी जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उनके ऊपर भी ये ऑर्डर जो है वो लागू होगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेट किया सेंटर का एग्रीमेंट टू दिस मेजर बिफोर द ऑर्डर वॉज पास्ड। ठीक है कि इस कदम को लेकर सेंटर जो है वो एग्रीमेंट अपना देता है। The court ordered all state governments and union territories to file affidavits within 2 months detailing the number of under trials who would be entitled to extension of the benefit of section 479 to the BNSS, the number of applications moved before the concerned courts for their release, and the number of under trials actually released by the date of filing of the affidavits। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को कोर्ट ने ये आदेश दिया कि वो 2 महीने के अंदर अंदर एफिडेविट्स फाइल करें जिसमें ये लिखा हो कि कितने ऐसे नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स होंगे जिनको ये सेक्शन 479 का फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो कंसर्न कोर्ट्स में मूव कराए गए हैं ऐसे लोगों के रिलीज़ के लिए, और कितने अंडर ट्रायल जो हैं वो एक्चुअली एफिडेविट्स फाइल करने की डेट तक रिलीज़ किए गए हैं। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड जेल सुपरिटेंडेंट्स टू सेंड रिपोर्ट्स विद दिस डेटा सो दैट द स्टेट्स एंड यूटीज कुड कलेक्ट देम फॉर देयर फाइनल एफिडेविट। तो कोर्ट ने यहाँ पर जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको भी ये ऑर्डर किया कि वो अपनी रिपोर्ट इस डेटा के साथ जो है वो स्टेट वगैरह को, यूनियन टेरिटरीज को भेजें, सो दैट कि वो भी उसको भी अपने फाइनल एफिडेविट में वो कलेक्ट कर सकें। नोटेबली जो सेक्शन 479 है वो ऑलरेडी ड्यूटी प्लेस करता है ऑन द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल टू सेंड एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर रिलीजिंग अ पर्सन ऑन बेल अंडर दिस सेक्शन once the relevant time period either half or 1/3 of the maximum sentence has elapsed। ठीक है, तो बेसिकली 479 जो है वो ऑलरेडी जेल सुपरिटेंडेंट को ये ड्यूटी देता है कि वो इस तरीके के पर्सनस को लेकर जिन्होंने वन हाफ या मतलब आधा या 1/3 टाइम पीरियड पूरा कर लिया हो उसको लेकर वो कोर्ट को एप्लीकेशन दें ऐसे व्यक्ति को रिलीज करने को लेकर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि 22 अक्टूबर के दिन एक नई बेंच बनाई गई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की, जिन्होंने ये नोट किया कि सिर्फ 36 में से 19 स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं उन्होंने रिस्पॉन्सेज फाइल किए हैं डिटेलिंग द स्टेप्स टेकन टू इम्प्लीमेंट दी कोर्ट्स का अगस्त ऑर्डर, की कोर्ट का जो अगस्त का ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ 36 में से 19 यूटीज़ और स्टेट्स ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दी है। ठीक है, रिस्पॉन्सेज फाइल किए हैं। 19 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ऑर्डर किया सभी जेल सुपरिटेंडेंट्स को कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को आइडेंटिफाई करें, स्पेशली जो महिलाएं हैं उनको, जिनको सेक्शन 479 के अंतर्गत बेल दी जाएगी, सो दैट कोर्ट कैन कंसिडर ग्रांटिंग बेल इन दीज केसेस, ताकि कोर्ट जो है वो उनको बेल ग्रांट कर सके। अब इंडिया में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की अगर हम स्थिति की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB का जो डेटा है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 जो कि दिसंबर 2023 में पब्लिश हुआ है, उसके अनुसार हमारे देश में कुल मिला के 5,73,220 लोग जो हैं वो जेल में बंद है, जिसमें से 4,34,000 जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं जिनके खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं, यानी कि 75% आप कह सकते हैं 3/4 हर 4 व्यक्ति जो जेल में बंद हैं उनमें से 3 व्यक्ति जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। इसके बाद 23,772 महिलाएं जो है वो जेल में बंद हैं कुल, उसमें से 18,146 यानी कि 76% जो है वो अंडर ट्रायल्स हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है।
हालांकि रिपोर्ट जो है वो ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करती है कि कितने अंडर ट्रायल जो है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2022 तक ये बताया गया है कि अराउंड 8.6% ऑफ ऑल द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैड बीन इन प्रिजन फॉर मोर देन 3 years, कि 8 साढ़े 8% के आसपास जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं उनमें से, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनमें से 8.5% के आसपास ऐसे हैं जो 3 साल से ज़्यादा से जेल में बंद है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा कुछ इन्फोग्राफिक्स में डेटा दिया गया है, इसको भी आप देखिए। टोटल प्रिजनर्स बता दिया मैंने आपको, अंडर ट्रायल्स बता दिया, और कितने प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं, दैट इज 3/4, वही 75%। ठीक है, 59% जो अंडर ट्रायल इनमेट्स हैं वो 6 राज्यों से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, देन बिहार, देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। इसके बाद 65% अंडर ट्रायल्स जो हैं वो आइदर या तो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, या फिर उन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक की एजुकेशन प्राप्त की है। इसके बाद 19% ऑफ द अंडर ट्रायल जो है वो मुस्लिम्स हैं, 4.7 जो है वो सिख्स हैं, एंड मोर देन द कम्युनिटीज रिस्पेक्टिव शेयर्स इन पॉपुलेशन। ठीक है, इनका जो कम्युनिटी में मतलब जो ओवरऑल पॉपुलेशन में जो इनका शेयर है उससे ज़्यादा प्रिजनर जो हैं ये वहाँ पर बंद है। 20.9% अंडर ट्रायल इनमेट्स जो हैं वो एससीज हैं, 9.3% जो है वो एसटीज हैं। इनका पॉपुलेशन में शेयर 16% और 8.6% है 2011 की सेंसस के हिसाब से। इसके बाद 14.6 अंडर ट्रायल प्रिजनर जो हैं उन्होंने 1 से 2 साल जेल में बिताए हैं। 7.8% प्रिजनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 साल जेल में बिताए हैं। 6% प्रिजनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 5 साल जेल में बिताए हैं, और 2.6% ऐसे प्रिजनर्स हैं जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा जेल में बिता लिया है। और 40.7% इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इन इंडिया सिंस 2017, जब इनकी पॉपुलेशन जो है वो 3 लाख के आसपास हुआ करती थी, तब से 40% का इंक्रीज हो गया है, और आज की डेट में 4,34,000 के आसपास जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, दैट इज़ 75%। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति हमारे वहाँ जो जस्टिस सिस्टम है उसकी कैसी है। ठीक है, कि हम 4 में से 3 लोग जो जेल में रखे हुए हैं या जेल में बंद हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, उनके केस पूरे ही नहीं हो रहे हैं, और वो इतने इतने सालों से जो है वो जेल में बंद हैं। ठीक है, जबकि अभी वो गिल्टी प्रूव नहीं हुए हैं, दे आर जस्ट एक्यूज्ड, वो आरोपी हैं। आई होप समझ पा रहे हैं आप बात। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसकी तरफ भी इशारा करता है, और उसकी इनएफिशिएंसी को दिखाता है। मैं तो ये कहूँगा कि उसकी इनएफिशिएंसी को दिखाता है कि हमारे देश में जो केसेस हैं उनके ट्रायल्स कितने पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा है, और उनका जो निपटारा है वो जल्दी नहीं हो रहा है। केसेस आर नॉट बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, हर 4 में से 3 आदमी जेल में जो बंद है वो आरोपी हैं यार, समझो अंडर ट्रायल्स हैं। तो ये क्या चीज़ को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। उस आर्टिकल को आप लोग पॉलिटी में ही लेंगे, बिकॉज लॉ का हमारे पास कोई अलग से सेक्शन नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज़ रशियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्राइन, जिसको अभी पुतिन ने अपडेट किया है। ठीक है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर चेंजेस अप्रूव किए हैं टू रशियाज न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी, एंड मॉस्को हैज़ अर्ज्ड द वेस्ट टू स्टडी देम क्लोजली। ठीक है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि वेस्ट जो है वो इसको अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से समझ ले। अब यहाँ पर हुआ क्या है, पुतिन ने जो है एक डिग्री साइन की है ऑन ट्यूसडे अपडेटिंग द रशियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिसको पिछली बार पब्लिश किया गया था 2020 में। अब ये डॉक्यूमेंट जो है जिसको ये रिप्लेस कर रहा है, यानी कि 2020 की तरह ही, उसमें ये कहा गया है कि मॉस्को सीज न्यूक्लियर वेपन्स एज अ मीन्स ऑफ डिटरिंग इट्स एनिमीज एंड सेट्स आउट द सिनेरियोज अंडर विच इट वुड कंसिडर यूजिंग देम। तो उसमें ये लिखा है कि मॉस्को यानी कि जो रशिया है वो न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर हथियारों को एक मीन्स ऑफ डिटरिंग इट्स एनिमी के रूप में देखता है, कि मतलब अपने जो दुश्मन है उनको डराने के रूप में, डराने के साधन के रूप में ये न्यूक्लियर वेपन्स को देखता है। और उसमें बेसिकली ये भी सिनेरियोज या कंडीशंस दिखी गई हैं कि कब वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या इनके इस्तेमाल के बारे में विचार कर सकते हैं। अब वाई डिड रशिया अनाउंस इट नाउ, अब रशिया ने इस चीज़ को कब अभी अनाउंस क्यों किया? तो पुतिन हैड स्पोकन पब्लिकली अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ द न्यू डॉक्ट्रिन ऑन सितंबर 25। ठीक है, 25 सितंबर के दिन पुतिन जो है उन्होंने इस न्यू डॉक्ट्रिन के बारे में पब्लिकली अनाउंस किया था। अब ट्यूसडे की जो डिक्री है वो ऐसे दिन में आई है या उसी दिन में आई है, इसको आप एक कोइंसिडेंस, एक संयोग कह सकते हैं, कि जब यूक्रेन ने यूएस सपोर्टेड ATACMS मिसाइल्स, जो हम लोगों ने कल बात की थी,
ठीक है, उस मिसाइल्स को रशिया के ऊपर फायर किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वॉर। तो वो बेसिकली कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट ने यहाँ पर some security analyst played down the timing, saying it was understandable that the state bureaucracy had taken weeks to draft and publish the document following Putin's instruction। कि उसके जब पुतिन ने डायरेक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए, तो उसके बाद इसका ड्राफ्ट बनाने में और पब्लिश करने में कुछ हफ्तों का समय लगा है। अब हाउ डज द न्यू डॉक्ट्रिन अप्लाई टू द यूक्रेन वॉर? अब ये नया डॉक्ट्रिन जो है वो यूक्रेन की वॉर के ऊपर कैसे अप्लाई होता है? इसमें यह कहा गया है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट रशिया by a non-nuclear state that is carried out with the participation or support of a nuclear state will be considered a joint attack। यानी कि रशिया के अगेंस्ट अगर कोई भी एग्रेशन होता है किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के द्वारा, क्योंकि आज की डेट में यूक्रेन इज अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है, नॉन न्यूक्लियर स्टेट के द्वारा अगर कोई हमला होता है जो कि जिस हमले में या जिस एग्रेशन में कोई न्यूक्लियर स्टेट पार्टिसिपेट या सपोर्ट करता है, जैसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इसको एक जॉइंट अटैक जो है वो माना जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। इसमें कुछ एडिशनल सिनेरियोज भी लिस्ट किए गए हैं जिसके अंतर्गत मॉस्को वुड कंसिडर अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स, कि जिसके अंतर्गत मॉस्को जो है वो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स कंसिडर कर सकता है, इंक्लूडिंग इफ इट हैड अ रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉन्च ऑफ अ मैसिव क्रॉस बॉर्डर एयर अटैक ऑन रशिया यूजिंग प्लेन्स, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। यानी कि अगर रशिया को कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके ऊपर क्रॉस बॉर्डर यानी कि सीमा पार कहीं से भी प्लेन्स, मिसाइल्स या ड्रोन्स के तहत कोई बड़ा हमला हो सकता है, तो वो इसका यूज भी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है। यूक्रेन हैज स्टेज्ड फ्रीक्वेंट एयर अटैक्स मोस्टली विद ड्रोन्स बट नाउ विद द यूएस मिसाइल्स टू डिग्रेड रशियाज एबिलिटी टू स्ट्राइक यूक्रेनियन ट्रूप्स, सिटीज एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यूक्रेन जो है वो रशिया के ऊपर अटैक तो कर ही रहा है। पहले तो वो ड्रोन्स वगैरह से करता था, लेकिन अब वो जो यूएस की ATACMS मिसाइल्स उसको मिल गई हैं, उसका अप्रूवल उसको यूएस की तरफ से मिल गया है, तो उसके थ्रू भी वो हमला कर रहा है ना। और रशिया की जो एबिलिटी है, जो रशिया की जो क्षमता है यूक्रेनियन ट्रूप, सिटीज़ और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की या स्ट्राइक करने की, उस एबिलिटी को भी वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेनियंस, ठीक है। तो उनके ऊपर मैं इसीलिए कल भी आपको ये बात बोल रहा था कि अभी जो स्थिति बनी हुई है और खासकर इस नए डॉक्ट्रिन के बाद आप कह सकते हैं कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर जो है वो शुरू हो जाए, और अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होगा तो इट विल डेफिनेटली लीड टू जो मतलब जितनी मेरी समझ है, इट विल डेफिनेटली लीड टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। इससे तीसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है, ठीक है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है, बट मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरी जितनी समझ है इंटरनेशनल इश्यूज़ की, उसको लेकर मैं ये इतना कह सकता हूँ। मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ, बट आप लोग अगर इस पर कुछ और लाइट थ्रो करना चाहें, कुछ और प्रकाश डालना चाहें इस बात पर, तो आप मोस्ट वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद बाकी यहाँ पर की चेंजेस या मुख्य बदलाव क्या हैं, तो ज़्यादातर जो बातें हैं वो तो 2020 का जो इनकी डॉक्ट्रिन थी उसके जैसी ही हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑल्टरेशंस, कुछ बदलाव और कुछ एडिशंस किए गए हैं दैट इन इफेक्ट लोअर द थ्रेशोल्ड फॉर रशियन न्यूक्लियर यूज़। यानी कि रशिया का जो न्यूक्लियर यूज़ है उसके थ्रेशोल्ड को वो लोअर करते हैं, मतलब कि ऐसी कंडीशंस कम कर दी गई हैं कि जिस पर रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकती है। इसमें यह लिखा है कि रशिया इज ऑफिशियली प्लेसिंग क्लोज अलाई बेलारूस अंडर इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला। रशिया ने यहाँ पर जो उसका एक बहुत ही क्लोज अलाई है, क्लोज साथी है, दैट इज बेलारूस, उसको भी अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रखा है। और यूक्रेन अब ये कहता है कि इट में यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन द इवेंट ऑफ अ कन्वेंशनल अटैक अगेंस्ट इटसेल्फ और बेलारूस, ठीक है। कि अगर बेलारूस के ऊपर या रशिया के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कन्वेंशनल अटैक होता है तो जो रशिया है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। एंड इट क्रिएट्स अ क्रिटिकल थ्रेट टू देयर सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। उनके ऊपर अगर कोई भी कन्वेंशनल अटैक होता है, चाहे रशिया के ऊपर हो या बेलारूस के ऊपर हो, और इससे अगर उनकी सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अगर कोई भी खतरा होता है तो वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। पहले रशिया ने यह कहा था कि इट माइट मीट अ कन्वेंशनल अटैक विद न्यूक्लियर वेपन्स व्हेन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज प्लेस्ड अंडर थ्रेट। पहले यह कहा था कि अगर कोई कन्वेंशनल अटैक होता है तो उसको न्यूक्लियर वेपन से
मीट किया जा सकता है जब एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज प्लेस्ड अंडर थ्रेट, कि जब स्टेट की एग्जिस्टेंस जो है, जो उसका अस्तित्व है, वो खतरे में आता है। लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि अगर सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी अगर कोई खतरा होता है तो वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। और रशिया का यहाँ पर यह भी कहना है कि इट्स न्यूक्लियर डिटरेंट इज एम्ड नॉट ओनली एट अदर न्यूक्लियर स्टेट्स बट ऑल्सो एट अदर कंट्रीज दैट अलाउ देयर लैंड, वाटर और एयर स्पेस टू बी यूज्ड टू प्रिपेयर और कंडक्ट एग्रेशन अगेंस्ट इट। यानी कि जो उसका न्यूक्लियर डिटरेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बाकी न्यूक्लियर स्टेट्स के खिलाफ नहीं होगा, उनके खिलाफ तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ऐसे देश जो अपनी ज़मीन, अपने वाटर और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देते हैं रशिया के अगेंस्ट एग्रेशन को प्रिपेयर करने के लिए, उनके ऊपर भी ये लागू होगा। व्हाट अदर थ्रेट्स कुड प्रॉम्प्ट रशिया टू गो न्यूक्लियर, और बाकी क्या खतरे हो सकते हैं जिससे रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो डॉक्यूमेंट में कई सारे और रिस्क एंड सिनारियोज जो हैं वो लिखे गए हैं विच कुड प्रॉम्प्ट रशिया टू कंसिडर अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। इनमें क्या है कि क्रिएशन ऑफ न्यू मिलिट्री कोलिजन्स और एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। अगर कोई मिलिट्री कोलिजन्स हैं, अगर नए मिलिट्री कोलिजन्स बनाए जाते हैं या जो एग्जिस्टिंग वंस हैं उनको अगर एक्सपेंड किया जाता है तो उसका इस्तेमाल ये कर सकता, मतलब उसके रिस्पॉन्स में ये इस्तेमाल कर सकता है। दैट मूव एनिमी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोजर टू रशियाज बॉर्डर, और जो एनिमी के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अगर वो रशिया के बॉर्डर के नज़दीक आते हैं, ठीक है। एंड प्लानिंग और कैरिंग आउट लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेज नियर रशियाज बॉर्डर, अगर कोई रशिया के बॉर्डर के अगेंस्ट, मतलब रशिया के बॉर्डर के नज़दीक अगर कोई लार्ज स्केल में कोई बहुत बड़े स्तर पर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तब भी बेसिकली अगर उसकी प्लानिंग भी हो रही है या वो किया जाता है कोई ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज, तो भी रशिया जो है वो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स दे सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वी आर ऑन द वर्ज, ठीक है, हम बिल्कुल एक न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर हैं, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ इट, ठीक है। और अगर ये न्यूक्लियर वॉर हुआ, क्योंकि रशिया तो वैसे भी आप जानते हैं, ठीक है, काफ़ी उसको मतलब सैंक्शंस वगैरह लगाए और ये सब किया, बट उसके बाद भी इट हैड स्टेड स्ट्रॉन्ग, है ना, उसकी इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। वी हैव सीन ऑल दैट थिंग, है ना, हमने आर्टिकल देखा है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो हाई इनकम कंट्री बन गया है ना, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं पहले भी। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो जो मेरी समझ है वो ये ज़रूर कहती है कि इसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है उसका, मतलब जितनी मेरी समझ है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप लोग क्या इस बारे में समझते हैं या क्या आप लोगों को लगता है, यू कैन फर्दर कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही आज के जो 3 आर्टिकल्स थे विच वी हैड टू कवर, हमने कवर कर लिए। तो जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से ये याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के पास जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और CSET आपको तीनों ही चीज़ें मिल रही हैं ओनली एट 849 रुपीज़, ठीक है। 91 टेस्ट आपको यहाँ पर टोटल मिल रहे हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो आपको 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 449 में मिल जाती है। देन अगर करंट अफेयर्स की बात करता हूँ मैं तो 299 में, और सिर्फ अगर CSET के फुल लेंथ टेस्ट आप लोग लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं 249 रुपीज़ में, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और किसी को भी लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो वी हैव योर आपके लिए एक नंबर यहाँ पर दिया गया है 9150 इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, दे विल बी रिजॉल्व्ड, ठीक है। और जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, सो दैट कि अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में हमारे एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको इन सेशन से किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिल रही है या कुछ भी आप नया सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि हमारा भी फ़ायदा होगा, थोड़ा सा मतलब हमें फाइनेंशियली हेल्प होगी और ज़्यादा फ़ायदा इसका आपको मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ की, आपके सपोर्ट की और आपके कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो भी बातों पर आपसे विचार जानने की मैंने कोशिश की है उसको भी आप कमेंट करें। आजकल आप लोग कमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं, मैंने कल भी आप लोगों से कुछ सवाल पूछे थे, बट आई थिंक सिर्फ 1 या 2 लोगों ने रिप्लाई किया उसको लेकर। तो ऐसा ना करें, प्लीज़ रिप्लाई करते रहें। हमारी तरफ से भले कोई रिप्लाई आता है या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वी रीड ऑल द कमेंट्स। तो आप प्लीज़ हम तक अपनी बात ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसको ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।